फिजिक्स। यूनिट 1 यहां पर आती है इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं यहां पर हम, ठीक है। और स्टैट्स का मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं, वो भी रेस्ट पे। इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं, वो भी रेस्ट पे। इस यूनिट में दो चैप्टर आते हैं हमारे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सेकंड चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यहां पर देखा जाए तो टोटल 4 से 5 कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमने मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ा था 10th क्लास में, तो उसी से रिलेटेड कुछ टाइम चीजें समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों चैप्टर्स में, वो सारे के सारे स्टैटिक चार्जेस के ऊपर रिलेट करने वाले हैं। स्टैटिक यानी चार्ज है तो सही, पर वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा। समझ आई ये बात? फिर आ जाओ यूनिट नंबर 2 पे, जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं चार्जेस इन मोशन। ये तो तुमने वैसे भी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? करंट। तो ये चैप्टर उससे रिलेटेड है। यानी 12th क्लास की फिजिक्स 10th क्लास की फिजिक्स से रिलेटेड है, तो तुमने पढ़ी थी पहले। ठीक है, ये चीज क्लियर? आगे बढ़े हम। फिर हमारा आता है यूनिट टू में चैप्टर नंबर 3 आया है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। पूरी की पूरी यूनिट ही है, यानी बहुत लेंथी, बहुत बल्कि चैप्टर होने वाला है पूरी वॉल्यूम 1 का। फिर आता है यूनिट नंबर 3। उसमें आते हैं दो चैप्टर हमारे। पहला आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा आता है मैग्नेटिज्म। तुमने 10th क्लास में भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। उस चैप्टर में क्या पढ़ा था याद करो, 10th क्लास के अकॉर्डिंग याद करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल बेस से चलते हुए बिल्कुल एडवांस तक जाने वाले हैं। आज की क्लास में लंबी रहेगी, क्लास असवार तक खत्म होने वाली है। टाइमिंग थोड़ा बहुत है, बट कोई दिक्कत नहीं। बैठो मेरे साथ, बैठो, करते हैं क्वेश्चंस। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो 10th क्लास में पढ़ा था, वो देखो ध्यान से। 10th क्लास में क्या पढ़ा था तुमने इसके अंदर चैप्टर में, कि अगर ये एक सर्किट है, इस सर्किट में अगर हमने करंट को पास करवा दिया स्विच डालने के बाद, तो जब करंट इस वायर एक्स वाई में ट्रेवल कर रहा है, और यहां पर हमने ला दी कंपास नीडल, हमने लगा दी कंपास नीडल, तो वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर जाती है। ये तुमने पढ़ा था 10th क्लास की फिजिक्स में। चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि अगर कंपास नीडल तुम्हारी करंट के आसपास जाएगी, तो करंट के चेंज होने की वजह से कंपास नीडल रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बेसिस पे हमने क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। और अगर कंडक्टर, कोई कंडक्टर की अगर बात करी जाए, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें लग जाता है फोर्स। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। तो 10th क्लास में हमने सिर्फ टॉपिक की डायरेक्शन निकालना सीखा। हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना नहीं सीखा, जो हम इस साल सीखेंगे। हमने फोर्स की वैल्यू निकालना नहीं सीखा, जो हम इस साल सीखेंगे इस यूनिट के अंदर। यूनिट नंबर 3 में जो है मैग्नेटिज्म के ऊपर डिजाइन है। अब आता है यूनिट नंबर 4, जो है ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। इसमें दो चैप्टर आते हैं, ईएमआई और एसी। इसके बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ आइडिया है नहीं, बिकॉज 10th क्लास में टॉपिक होता था थोड़ा बहुत, जो अब तुमने जो 10th क्लास तुम्हारी बीत रही है उसमें कट चुका है। कोविड से पहले 10th क्लास में ये टॉपिक भी होते थे मैथ्स के, साइंस के अंदर, जो अब कोविड के बाद वाली एनसीईआरटी में कट गया है। अब हो सकता है अगले साल फिर से एडिशन आ जाए, जैसे 9th क्लास में एडिशन आया है, सुना होगा तुमने। तो वॉल्यूम 1 में टोटल कितने चैप्टर है हमारे पास? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, 7। ये 7 चैप्टर वॉल्यूम 1 में है। ऐसे ही 7 चैप्टर वॉल्यूम 2 में, टोटल 14 चैप्टर्स की फिजिक्स है। ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं। उसकी थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ेंगे पहले तो, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक पढ़ेंगे, देन हम उसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ये हमारा आज का फिजिक्स का टॉपिक है। देखो ध्यान से कैसे। पहले तो आता है चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इस चैप्टर में हम मेजरली इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? पहली बात तो इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल है क्यू, तुमने पढ़ रखा है बचपन में। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, ये भी तुमने पढ़ रखा है बचपन में। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है?
इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके अंदर हम चार्जेस को जब ऐड करेंगे तो डायरेक्टली हम करने वाले हैं अलजेब्राइक सम। अब वेक्टर और स्केलर में फर्क क्या है? अगर तुमको वेक्टर स्केलर में फर्क नहीं पता तो यहां से तुमको आइडिया मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, ये एक फोर्स वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करी है। ये एक फोर्स वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करी है। ये फोर्स वेक्टर का एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। अगर इस फोर्स वेक्टर को मैं रिजॉल्व करूं, जिसको क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, इस फोर्स वेक्टर को अगर मैं रिजॉल्व करूं, जिसको हम क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो ये फोर्स वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व होकर ऐसा बन जाएगा f cos थीटा। यस, ये आइडिया है सबको, ये आइडिया है सबको, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेक्टर बन जाएगा f sin थीटा, ये सबको आइडिया है, f sin थीटा। तो यानी जब भी मैं किसी भी क्वांटिटी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर पाऊं तो वो वेक्टर, जब भी मैं किसी क्वांटिटी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व कर पाऊं तो वो वेक्टर है। अगर मैं उसको रिजॉल्व नहीं कर रहा और डायरेक्टली मैं उसको ऐड कर रहा हूं एज एन अलजेब्रिक सम, तो वो स्केलर है। जैसे 9th क्लास के अंदर जब हमने वेक्टर स्केलर पहली बार पढ़ा था, तब हमने क्या पढ़ा था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाता है वो वेक्टर है। जैसे डिस्टेंस, राइट जा रहा हूं तो पॉजिटिव, लेफ्ट जा रहा हूं तो नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस के केस में राइट जा रहा हूं तब भी पॉजिटिव, लेफ्ट जा रहा हूं तब भी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट के केस में राइट जा रहा हूं तो पॉजिटिव, लेफ्ट जा रहा हूं तो नेगेटिव। तो मेजरली हम 9th क्लास में समझते थे जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है वो वेक्टर है, और जो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो पाता वो स्केलर है। बट तुम खुद बताओ अपने दिमाग में सोचकर, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है? हो सकता है। तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है तो यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब हम पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग वेक्टर स्केलर को जज नहीं कर सकते। वेक्टर स्केलर को जज करना है तो जो वेक्टर होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाता है, और उसको अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे वेक्टोरिकली ही ऐड करना पड़ेगा, यानी कंपोनेंट बनाकर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी को हम डायरेक्टली सम कर सकते हैं, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, इसके बारे में तुम्हें आज ही आइडिया मिल जाएगा जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस करेंगे क्या, क्रिटिकल टॉपिक है। तो चार्ज कंजर्व रहने का मतलब यह है कि पूरे सिस्टम का चार्ज इनिशियली और पूरे सिस्टम का चार्ज फाइनली हमेशा सेम रहता है। बीच में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, एक को बड़ा, एक को चार्ज बढ़ जाएगा, एक को चार्ज कम हो जाएगा, बट टोटल चार्ज, नेट चार्ज हमेशा सेम रहता है, कंजर्व रहता है। और ये अगेन स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्टली एडिटिव है। क्वांटाइजेशन, क्या क्वांटाइजेशन वर्ड पहले पढ़ा हुआ है? याद करो, क्या 11th क्लास में क्वांटाइजेशन वर्ड पढ़ा है हमने? चलो देखते हैं एक बार। चार्ज इज क्वांटाइज, यानी चार्ज को हम इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स के अकॉर्डिंग इमेजिन कर सकते हैं। चार्ज एक बल्क क्वांटिटी ना लेकर पैकेट्स के अकॉर्डिंग इमेजिन होता है मोस्टली, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड। इस लाइन का बेसिक मतलब है चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, e is चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही है सबने केमिस्ट्री में भी और 10th क्लास की फिजिक्स में भी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं चार्ज को रिप्रेजेंट करूं तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर्स की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज क्वांटाइज्ड। आई बात समझ? चलो, ये थ्योरेटिकल टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। चार्ज करने के मोस्टली तीन मेथड होते हैं। चार्ज करने के मोस्टली तीन मेथड होते हैं। पहला होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी रबिंग, रबिंग की वजह से चार्ज करना। फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब हम टच नहीं कर रहे, हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं पर हम टच नहीं कर रहे। फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें हम टच करके कांटेक्ट में लाकर चार्ज करते हैं। और ये तीनों तरीके से चार्ज कैसे किया जाता है वो पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे टॉपिक को समझ के। देखो ध्यान से, तीन मेथड है चार्जिंग के। पहला है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी चार्जिंग बाय रबिंग। ये चीज तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। याद करो कि तुम 6 क्लास के बच्चे हो भी और तुम्हें पता ही नहीं चार्ज कौन से हैं। तुम 6 क्लास के बच्चे हो, तुम्हें पता ही नहीं चार्ज कौन से हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हमें पता ही नहीं है। तो बचपन में एक एक्टिविटी करी थी, कॉम को अगर हम अपने हेड से रब करेंगे और पेपर के पार्टिकल्स को पास लेके आएंगे तो पेपर के पार्टिकल्स कॉम में अट्रैक्ट हो जाते हैं।
जबकि देखा जाए तो कॉम एक इंसुलेटर है, पेपर के पार्टिकल भी एक इंसुलेटर है, पर दोनों में चार्ज डेवलप हो रहा है। क्या इंसुलेटर में चार्ज डेवलप हो सकता है? यस और नो? हो सकता है। रीजन, ये एक इंसुलेटर है, ये मेरा हैंड, चलो हैंड तो कंडक्टर है। अगर मैं इंसुलेटर को इंसुलेटर के साथ रब करूं तो चार्ज डेवलप हो सकता है। एक बात बताओ कि हर एक चीज क्या है? मैटर। मैटर में क्या होता है? एटम्स। चाहे वो इंसुलेटर है चाहे वो कंडक्टर है, एटम्स तो सब में ही है। ये बॉटल है, ये इंसुलेटर है, एटम तो इसमें भी है। ये चेयर है, यहां पर ये इंसुलेटर है, एटम तो इसमें भी है। तो अगर हर एक चीज में एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होगा ही होगा, यानी चार्ज तो है। चार्ज तो इंसुलेटर में भी है, चार्ज तो कंडक्टर में भी है। फर्क क्या है? मानो ये एक इंसुलेटर है, अगर इसको मैं रब करूंगा और रबिंग की वजह से चार्ज डेवलप हो गया, मेरे हाथ में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया और इस इंसुलेटर पेन में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया, ठीक है? तो वो चार्ज इस पॉइंट पे डेवलप होगा, वो आगे फ्लो नहीं करेगा। वो चार्ज इस पॉइंट पे डेवलप होगा, वो आगे फ्लो नहीं करेगा। ये होता है इंसुलेटर की प्रॉपर्टी, यानी चार्ज वहीं पर रुका रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्जेस, यानी चार्ज मूव नहीं कर रहा। बट अगर ये कंडक्टर होता और इसमें अगर मैं चार्ज डेवलप करता तो जो यहाँ पर चार्ज डेवलप हो जाता वो फिर आगे फ्लो कर जाता। तो ये फर्क है इंसुलेटर और कंडक्टर में। कंडक्टर में चार्जेस फ्लो करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अपने आप ही। इंसुलेटर में अगर चार्ज एक पॉइंट पे डेवलप हो जाता है तो फ्लो नहीं करता, वो वहीं पर रहता है। समझ आई ये बात? अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेते हैं एक्सपेरिमेंट की मदद से। देखो ध्यान से, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, हमने लिए ग्लास रॉड, इसको हम रब कर रहे हैं एक सिल्क क्लॉथ से। ग्लास रॉड एक इंसुलेटर है, सिल्क क्लॉथ भी एक इंसुलेटर है, दोनों को हमने रब किया। और हमें ये बचपन से पता लग चुका है, जब हम रबिंग करते हैं तो चार्जेस डेवलप होते हैं। क्या चार्जेस डेवलप होते हैं वो मुझे नहीं आइडिया, वो देखते हैं अभी हम। वो मुझे नहीं आइडिया, वो देखते हैं, क्योंकि तुम मानो ना, तुम अभी 6 क्लास के बच्चे हो, तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि चार्जेस क्या है। होए, बात करी थी ज्यादा ना। बैठो बैठो। कौन से स्कूल में, ये बताओ? बात हुई थी। क्या रिजल्ट क्या था 11th का? स्ट्रीम क्या है? मेडिकल, नॉन मेडिकल? नॉन मेडिकल। रिजल्ट क्या 11th का? ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, बेकार क्वेश्चन है लिटरली देखा है तो। 11th में फिजिक्स का रिजल्ट क्या था? कुछ आइडिया? फिजिक्स कैसी समझ आ रही है या नहीं आ रही, कुछ आइडिया उसका? चलो अभी हम ना बिल्कुल 6 स्लाइड तक पहुंच चुके हैं, तो तुम्हारा पिछला कुछ मिस हुआ तो तुम अभी मेरे यहाँ से कंटिन्यू करो, थोड़ी ट्राई करो ग्रैस्प करने की। देखो ध्यान से, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी दोबारा कंटिन्यू करते हैं। और हम अभी कौन सी क्लास में बैठे हैं? हम बैठे हैं 6 क्लास के अंदर। मान लेते हैं हमें पता ही नहीं है चार्जेस क्या है। एक बार तुम आइडिया ले लो, हमारा चल कर है, हमारा चल रहा है पहला चैप्टर। हम पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले रहे हैं। यहाँ पर नाम क्या आपका बच्चे? निहारिका, आन्या। निहारिका, आन्या, चैप्टर 1, ये तो आइडिया होगा ही, स्कूल में चल रहा होगा, है ना? इसके बारे में हम कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं और हम यहाँ से चालू कर चुके हैं अपना टॉपिक, ठीक है? तो पहला टॉपिक आता है हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 तरीके के चार्जिंग के मेथड है। अभी मैं इस पे आता हूँ दोबारा। देखो, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, मानो ये एक ग्लास रॉड है, अब शुरू से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। इसको मैंने सिल्क क्लॉथ से रब किया। तुम बच्चे हो 6 क्लास के, तुमको पता ही नहीं चार्जेस क्या होते हैं। तुमने एक्टिविटी करी थी 6 क्लास के अंदर। क्या एक्टिविटी करी थी? जब हम कॉम को अपने हेयर से रब करते हैं और पेपर के पार्टिकल्स पास लाते हैं तो पेपर के पार्टिकल कॉम में अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके पीछे की थ्योरी पता नहीं है, पर ऐसा होता है। अट्रैक्ट होने का रीजन क्या? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कुछ पर्टिकुलर चार्ज आ गया होगा और पेपर में एक पर्टिकुलर चार्ज आ गया जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो गए। क्या चार्जेस है नहीं पता हमें, हम बचपन वाले बच्चे, हमको पता ही नहीं चार्जेस क्या है। अब शुरू करते हैं। ग्लास रॉड, इंसुलेटर, सिल्क क्लॉथ, अगेन एन इंसुलेटर, इनको रब किया, कुछ चार्जेस डेवलप हुए। क्या डेवलप हुआ नहीं पता, ठीक है? एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने एक और ग्लास रॉड ली, ये ग्लास रॉड नंबर 1 है, ये ग्लास रॉड नंबर 2, ठीक है? इस ग्लास रॉड को मैंने अगेन सिल्क क्लॉथ से रब किया, अगेन सिल्क क्लॉथ से रब किया, ठीक है? तो तुम एक चीज बताओ, इतना तो कॉमन सेंस हमें कहता ही है कि अगर हम एक ही मटेरियल को एक ही मटेरियल से रब करें, अगर मैं एक ही मटेरियल को एक ही मटेरियल से रब करूं तो चार्ज सेम डेवलप होने वाला है। चार्ज सेम डेवलप होने वाला है, राइट? ये तो हमें आइडिया मिल जाता है, कॉमन सेंस है ना। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया, फिर दूसरी ग्लास रॉड को भी सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया तो सेम चार्ज डेवलप होगा। ये हम कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। अब मैं एज्यूम कर लेता हूं यहां पर कि ग्लास रॉड में आया मेरा पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड में आया उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां पर सिल्क क्लॉथ में आ गया, ठीक है? जितना पॉजिटिव चार्ज यहां पर ग्लास रॉड पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां पर सिल्क क्लॉथ में आ गया।
तो ये टॉपिक है कि अगर मैं रबिंग की मदद से चार्जेस डेवलप करना चाहूं तो ऐसे डेवलप करते हैं। एक पर्टिकुलर मटेरियल की बात करी जाए जैसे ग्लास रॉड, हर एक मटेरियल में, चाहे वो ग्लास रॉड हो, चाहे वो सिल्क क्लॉथ हो, चाहे वो बॉटल हो, चाहे वो रिमोट हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो चेयर हो, सब में चार्जेस तो होते हैं। क्योंकि हर एक के अंदर क्या है, एटम्स। एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। और तुमने ये भी पढ़ा होगा कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी अगर किसी पर्टिकुलर एटम में चार्जेस है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बिल्कुल सेम अमाउंट में है ना। इसको अगर मैं चेंजेस करूं तो रब करके मैं इनका डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता हूं, और डिस्टर्बेंस की वजह से मेरे दोनों में अलग अलग चार्जेस आ गए। अब तुमको मैंने क्या बताया कि ग्लास रॉड में कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। सिल्क क्लॉथ में कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। क्यों, मैंने एज्यूम कर लिया, तुमने मान लिया, क्यों? हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया, दोनों में चार्ज डेवलप हुए, एक में पॉजिटिव आया, एक में नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ कि ग्लास रॉड में ही पॉजिटिव क्यों आया, सिल्क क्लॉथ में ही नेगेटिव क्यों आया? इसका रीजन होता है वर्क फंक्शन। क्या तुमने वर्क फंक्शन के बारे में टॉपिक पढ़ा हुआ है? कुछ आइडिया है वर्क फंक्शन के बारे में, नाम सुना है वर्क फंक्शन? चलो वर्क फंक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक बताता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हुआ है 11th क्लास केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या टॉपिक होता था वर्क फंक्शन का? ये एक मेटल है, एक फोटोन आया, क्या आया, लाइट कैरिंग फोटोन। उसने इस मेटल के सरफेस को स्ट्राइक किया। उस फोटोन की एनर्जी अगर इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर उस फोटोन की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। यही होता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब हो क्या रहा है, हर एक बॉडी का अपना एक वर्क फंक्शन है, यानी हर एक बॉडी की अपनी खुद की एनर्जी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन सिल्क क्लॉथ से कम होता है, इसलिए सिल्क क्लॉथ ने इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए और ग्लास रॉड इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच नहीं पाया। यानी जिसका वर्क फंक्शन कम वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, ये होता है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखता है। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, निहारिका और अन्य, है ना। हम पढ़ रहे हैं कि तीन मेथड होते हैं चार्ज करने के, जो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड, उसके अंदर हम चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो चार्ज करने के तीन मेथड है। पहला मेथड है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम रब करके चार्ज करते हैं किसी भी एलिमेंट को, किसी भी मटेरियल को। रब करने से ऑपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं। जिस मटेरियल के पास ज्यादा वर्क फंक्शन है वो कम वर्क फंक्शन वाले मटेरियल के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसी वजह से ऑपोजिट चार्जेस यहां पर डेवलप हो जाते हैं। जितना नेगेटिव चार्ज जहां डेवलप हुआ उतना ही इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज जहां डेवलप हो जाता है। तो ये एक तरीका है रबिंग की मदद से चार्जेस डेवलप करना। पहला मेथड खत्म, समझ आया? तो अभी हम इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड में कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक करेंगे, उस प्रैक्टिकल टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये हमारी फिजिक्स की क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो पहला मेथड था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्लियर हो गया। अब आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या करते हैं, देखो। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा बचपन में, इंडक्शन कंडक्शन नाम की चीजें होती थी। रेडिएशन, इंडक्शन, कंडक्शन सुना होगा। इंडक्शन का मतलब यह है कि हम चार्ज कर रहे हैं बॉडीज को विदाउट टच। कैसे, देखो। हमने एक स्टैंड लिया, ये स्टैंड है इंसुलेटिंग स्टैंड। इसमें डाल दिया हमने एक पिथ बॉल। पिथ बॉल होती है मेटल की, पिथ बॉल होती है किसकी, मेटल की, ठीक है। इस पिथ बॉल में ऑलरेडी चार्ज है, ये पिथ बॉल ए है। आगे देखो, हमने एक और इंसुलेटिंग स्टैंड लिया, इसमें पिथ बॉल डाल दी बी, और अभी ये अनचार्ज्ड है। अब हम इस बी पिथ बॉल को ए पिथ बॉल के पास ला रहे हैं, टच नहीं कर रहे, इंडक्शन करने वाले। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, चार्जिंग विदाउट टचिंग। क्या होता है इसके अंदर, देखना। जब ये पिथ बॉल ए पिथ बॉल बी के पास आई, तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी डेवलप था उसकी वजह से बी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। क्या डिस्टर्बेंस, बी एक ऑलरेडी मेटल है, पिथ बॉल क्या है, मेटल का स्फीयर। और चाहे मेटल हो चाहे इंसुलेटर, चार्जेस सब में होते हैं क्योंकि एटम सबके पास है।
और जो भी चार्जेस है वो सारे न्यूट्रल है, वो सारे न्यूट्रल है। बी के इलेक्ट्रॉन्स इस ए के पास जाने लग गए, जगह कम बनी है, देखो ध्यान से। बी के इलेक्ट्रॉन्स इस ए के पास जाने लग गए, और यहां जैसे अंदर मैं बी के बारे में बताया तो बी ऐसा है, बी ऐसा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उसकी तरफ जा रहे हैं बिकॉज वो अट्रैक्ट कर रहा है इसको। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जो पॉजिटिव चार्ज है ए का वो बी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और यहां पर उतना ही इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पता है ये चीज? So that is how we have charged the B sphere which was uncharged by induction. ठीक है, समझ आ गया है? और एक और चीज बताया था जो तुमने मिस करी, चार्जिंग के केस में हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व का मतलब ये रहता है कि नेट चार्ज पूरे सिस्टम का बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब तीन मेथड में से पहला मेथड क्लियर हो गया, चार्ज कैसे करेंगे, दूसरा मेथड क्लियर हो गया। अब तीसरे मेथड में जाते हैं, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे जिसके अंदर हम नीट 2025 का न्यूमेरिकल भी आज डालने वाले हैं। ठीक है, तो पहले टॉपिक को समझेंगे फिर उसके बाद धीरे धीरे न्यूमेरिकल पे जाने वाले हैं। ध्यान से सुनो, कंडक्शन का मतलब क्या होता है, चार्जिंग बाय टचिंग, टच करके चार्ज डेवलप करना। कैसे, देखो कंडक्शन, ये एक पिथ बॉल है ए। पिथ बॉल क्या होता है, मेटल का स्फीयर, इसमें चार्ज है अभी ऐसे डेवलप किया हुआ 1 2 3 4 5 6, ये 6 चार्ज डाल दिए मैंने। ठीक है, अब एक और मैंने पिथ बॉल ली बी, अभी ये अनचार्ज्ड है, अभी ये अनचार्ज्ड है। जब इन दोनों को मैंने टच किया, जब इन दोनों को मैंने टच किया, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन ये कहता है कि जो ओवरऑल चार्ज है दोनों का बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद भी सेम रहेगा बट दोनों में हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब अभी इसमें कितना चार्ज है बताओ, 1 2 3 4 5 6 4, 6 अमाउंट ऑफ चार्ज है। अभी बी में कितना चार्ज था, 0, अनचार्ज है ना, तो नेट चार्ज कितना हुआ, 6 प्लस 0 इज 6। आफ्टर जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो ए में चार्ज हो जाएगा 3 और बी में भी चार्ज हो जाएगा उतना ही अमाउंट ऑफ 3, तो टोटल चार्ज अभी भी सेम है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में सेम चार्ज डेवलप हो रहा है बट टोटल चार्ज पूरे सिस्टम का हाफ ऑफ बॉडीज में डिवाइड हो जाता है। आई बात समझ? अब हमने यहां पर क्या पढ़ा, इसको समराइज करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आइडिया था, तीन मेथड है चार्ज को चार्ज डेवलप करने के बॉडीज में। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हम रबिंग की मदद से चार्ज डेवलप करते हैं, और रबिंग की मदद से जो चार्ज डेवलप होता है वो ऑपोजिट डेवलप होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ डेवलप होता है, जितना यहाँ रहेगा उतना यहाँ रहेगा बट ऑपोजिट चार्ज डेवलप होने वाला है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ वर्क फंक्शन। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत है वो खींच लेगा, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन में हम बिना टच करके बस पास लाके चार्ज करते हैं। कैसे, जो चार्ज जहां पर था वो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, उसकी वजह से यहां पर जो चार्ज आ जाएगा इसकी वजह से, और यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में और चार्जिंग बाय इंडक्शन में दोनों में ही ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, और नेट चार्ज तो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल है बिकॉज कंजर्वेशन चार्जेस तो होता ही होता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में सेम चार्ज डेवलप हो रहा है और टच करने के बाद जितनी भी बॉडीज है चार्जेस हाफ हाफ डिवाइड कर लेती है। समझ आई ये बात, समझ आई ये बात? चलो यस नो बताते रहो सब साथ साथ, विदाउट साथ बता दो, आने ठीक है, आना राइट। यस, अंकित अर्नव कोई डाउट यहां तक? ईशान डाउट, तेजस, भविका, तनिषा को डाउट? समझ आ गया तनिषा टॉपिक आज का? बताओ क्लियर है? ओके ठीक है, तो ये थे तीन मेथड चार्ज करने के। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा मेजर टॉपिक आ रहा है, जो तुमने स्कूल में भी शायद पढ़ा हो, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे पहले जितना भी टॉपिक था वो सारा थ्योरेटिकल था, उसके बेसिस में क्या क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल बनते हैं जो हमने डाल रखे हैं अभी, तो आज ही करवाऊंगा मैं, देखना ध्यान से। ठीक है,
कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम रिलेट करते हैं किससे? ग्रेविटेशनल लॉ से। किससे रिलेट करेंगे इसको? ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। कब पढ़ा था ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल? 9th क्लास और 11th क्लास। क्या था लॉ? देखते हैं। ये बॉडी है जिसका मास m1 है, ये बॉडी जिसका मास m2 है, इनका सेंटर से सेंटर तक डिस्टेंस है d। ठीक है, अब मेरी मेरी वर्डिंग सुनना जो मैं बोल रहा हूं, ठंड तो नहीं लग रही? लग रही है क्योंकि तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट आ रहा होगा। अब मेरी वर्डिंग सुनना, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी बाय अ फोर्स, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन 9th क्लास। एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी बाय अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, distance from center to center। कंबाइन करते हैं इस इफेक्ट को। To remove this proportionality sign, we put a constant here. A constant is capital G. कैपिटल जी कौन सा कांस्टेंट है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है। यानी कैपिटल जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगी। अगर मैं यहाँ पर दो बॉडीज ले लूं, एक पेन एक अर्थ, तब भी कैपिटल जी सेम रहेगा। अगर मैं दो बॉडीज ले लूं, एक सन और एक अर्थ, तब भी कैपिटल जी सेम रहेगा। अगर मैं दो बॉडीज ले लूं, एक मून और एक जुपिटर, तब भी दो बॉडीज का जी सेम रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव या दोनों? बताओ। अट्रैक्टिव। स्टेटमेंट क्या आती? एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। अगर मैं पेन गिराऊंगा तो ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा या ऊपर चला जाएगा? अट्रैक्ट होगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव। अब आ जाओ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी तरीके से है, एक स्फीयर जिसका चार्ज है q1, दूसरा स्फीयर जिसका चार्ज है q2, इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट में ध्यान देना, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है, अट्रैक्ट कब करेगी? ऑपोजिट चार्जेस। रिपेल कब करेगी? लाइक चार्जेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम टेकन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। इसको कंबाइन करें इस इफेक्ट को तो क्या बनेगा? क्लियर? To remove this proportionality sign, we put a constant, and constant is called k। क्लियर हो गया? अब ये k क्या है? कैपिटल जी तो पता था क्या है, अब ये k क्या है वो देखते हैं। हाँ, देखते हैं k के बारे में पढ़ते हैं, k क्या है। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन F is equal to k q1 q2 by r square। Now what is k? k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये? एप्सिलॉन नॉट। होता क्या है ये? समझते हैं ये क्या होता है, ठीक है? जब ये दोनों चार्जेस हमने रख दिए किसी पर्टिकुलर मीडियम में, मान लेते हैं मीडियम है वैक्यूम, ठीक है, तो इस फोर्स की कुछ वैल्यू आएगी। ये एप्सिलॉन नॉट हुआ क्या? ये होता है परमिटिविटी। ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है ये? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या? ये डिपेंड करता है मीडियम पे, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। यानी जो के फैक्टर होता है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट में, वो डिपेंड करता है किस पे? मीडियम पे। इसका मतलब अगर ये चार्जेस को मैं वैक्यूम में रख दूं तो फोर्स की कोई वैल्यू आएगी। मान लेते हैं कि चार्जेस को मैंने वाटर में डाल दिया तो फोर्स की वैल्यू एंटायरली चेंज होने वाली है, बिकॉज मीडियम चेंज हो गया, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स में ये कैपिटल जी पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट था, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये कैपिटल के मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मीडियम चेंज तो फोर्स की वैल्यू चेंज। समझ आया? क्लियर है चीज? ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मीडियम कर दूं चेंज, जैसे मान लेते हैं मैंने डाल दिया मीडियम वाटर, यानी जो दोनों चार्जेस है मैंने वैक्यूम से निकालकर वाटर में डाल दिए, इनकी चार्ज की वैल्यू भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो के की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, किसका? वाटर का। समझ आ गया? तो फोर्स की वैल्यू चेंज होने वाली है, सेम नहीं रहेगी। के फैक्टर क्या हुआ फिर? जो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। समझ आई ये बात? क्लियर है? क्लियर है? यस तनिषा, क्लियर? सबको क्लियर है? ओके। अब ना इसकी यूनिट देखते हैं। तुम्हें याद होगा जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते थे 11th क्लास में, तो जब नया फॉर्मूला आता था हमारी जिंदगी में, तो हम उसकी क्या पढ़ते थे? यूनिट और डायमेंशन। ये तो पढ़ते ही थे, ये तुम्हारा रूल था।
कि कोई भी नया फॉर्मूला आया उसका यूनिट पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे, है ना? तो पढ़े, ठीक है? तो निकालेंगे यहाँ पर यूनिट अब किसकी? के की। क्लियर है? तो जिसकी भी यूनिट निकालनी होती है उसको वही रहने दो, बाकी सारी चीजें उस साइड ले जाओ। तो निकालें यूनिट, एफ इंटू आर स्क्वायर बाय Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू के, राइट? राइट। अब बताओ मुझे फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्टेंस स्क्वायर, आर स्क्वायर की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। चार्ज की यूनिट तो कूलम स्क्वायर। ये यूनिट आ गई हमारी के की, यानी के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। समझ आया? क्लियर है ये चीज? ठीक है, डाउट यहां तक? अभी नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, लाए हो ना पेन? अभी पहले टॉपिक समझते हैं फिर नोट्स बनाना है, ठीक है? अब जिस लॉ की वजह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ को डिफाइन किया उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। देखो, ग्रेविटेशनल लॉ, कैपिटल जी m1 m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, कैपिटल के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मुझे बताओ इनमें सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी तो दोनों में सेम सेम लग रहा है, सोचो। दोनों डिस्टेंस स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी दोनों डिस्टेंस से स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस का है, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का है। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, ठीक है? और कोई सिमिलैरिटी? ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के सेंटर से सेंटर तक का लिया जाता है। ये डिस्टेंस दोनों के सेंटर से सेंटर तक का लिया जाएगा, राइट? सिमिलैरिटी, ठीक है। और कोई सिमिलैरिटी? फोर्स की बात तो कर रहे हैं बट ठीक है, ये सिमिलैरिटी नहीं करी, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात हो गई। और कोई सिमिलैरिटी बताओ? दोनों प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, सिमिलैरिटी नंबर 1। इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सिमिलैरिटी नंबर 2, ठीक है? दोनों का डिस्टेंस ले रहे हैं सेंटर से सेंटर, सिमिलैरिटी नंबर 3। चलो अर्नब की बात भी ले लेते हैं, क्या फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, सिमिलैरिटी नंबर 4। और कुछ सिमिलैरिटी दिमाग में आ रही, कुछ भी सोचो। देखो, ये दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है। क्या है ये? लॉन्ग रेंज फोर्स। क्या है ये? लॉन्ग रेंज फोर्स, यानी अच्छे डिस्टेंस के लिए भी वैलिडिटी इनकी है। अच्छा खासा डिस्टेंस हो तो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अच्छा खासा डिस्टेंस हो तो ग्रेविटेशन फोर्स भी काम करता ही है। समझ आई ये बात? क्लियर है? अब इनके डिफरेंसेस, इनमें डिफरेंसेस क्या है? क्या क्या डिफरेंस है जो इन दोनों में अलग अलग चीजें हैं? सोचो। ये जो इसका कांस्टेंट है ये पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे। और कोई डिफरेंस? यस बताओ और नो? इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑब्जेक्ट बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों हो सकते हैं। क्या बोला इसने कि ग्रेविटेशनल में हम बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज की बात कर रहे हैं, पर नहीं, पेन की बात भी कर सकते हैं। क्या पेन में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता? तो दोनों केस में बड़े ऑब्जेक्ट्स भी है, छोटे ऑब्जेक्ट्स भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक और डिसिमिलैरिटी यानी डिफरेंस क्या ये आना चाहिए, एक तो के और जी का हो गया, दूसरा मेरे हिसाब से ये आना चाहिए इसके अंदर डिफरेंस कि जो फोर्स के के की वैल्यू है, बताओ क्या है? और जो कैपिटल जी की वैल्यू याद है 11th क्लास 9th क्लास? 6.6 10⁻⁻11। ये वैल्यू इससे बहुत बड़ी है, ये छोटी है? कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा होती है। तुम अपने सामने चार्जेस को अट्रैक्ट और रिपेल को दे सकते हो, पर तुम अपने सामने छोटी छोटी बॉडीज को अट्रैक्ट नहीं हो सकते। जैसे मान लेते हैं ओजस और मैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। हमने क्या बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में? एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। क्या हम अट्रैक्ट हो रहे हैं अभी? क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज ऑफ जी। हम अट्रैक्ट हो तो रहे हैं, पर उसकी जो फोर्स की वैल्यू है वो 0.0000 समथिंग है, जिसकी वजह से हमारा फोर्स क्या हो गया? नेग्लिजिबल। और इसमें जो फोर्स की वैल्यू आती है वो अच्छी खासी आती है, वो 10⁻9 आ रहा है, ठीक है? और एक और डिफरेंस ऑफ बेसिक सा है, बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोथ। हाँ, मीडियम की बात करी थी मैंने यहाँ पर अभी कि जी जो होता है वो कांस्टेंट है पूरी यूनिवर्स में, और के डिपेंड करता है मीडियम पे, ठीक है? अब हमने क्या क्या पढ़ा एक बार समराइज करते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल चालू करते हैं, ठीक है? फिर ये बताना तुमको समझ आया नहीं आया। पहला टॉपिक,
पहले हमने पढ़ा कि वॉल्यूम 1 में ये चैप्टर्स है जो तुमने थोड़ा मिस करा, ये चैप्टर्स है, इस पे ये यूनिट आने वाली है, ठीक है। फिर हमने चैप्टर नंबर 1 उठाया जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसके बारे में हमने पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, वो तुमने थोड़ा बहुत देख लिया। अब जो आगे का मेजर टॉपिक है चैप्टर का वो है कि हाउ डू वी चार्ज डिफरेंट बॉडीज। 3 तरीके, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यानी रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग कैसे करेंगे। अगर हम चार्ज कर रहे हैं रबिंग से तो ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो रहा है सेम अमाउंट। सेकंड मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पास ले आऊं, मेटल में होता है ये चीज याद रखना, तो चार्ज डेवलप हो जाता है अनचार्ज बॉडी में, बट वो ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच कर दूं तो चार्ज डेवलप होगा, पर सेम चार्ज डेवलप होगा, पर हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ। फिर हमने पढ़ा कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें क्या पढ़ा, दैट इज सिमिलर टू ग्रेविटेशनल लॉ। ये कोई भी दो बॉडीज अगर उनका चार्ज Q1 Q2 है तो वो अट्रैक्ट कर सकती है, रिपेल भी कर सकती है, बिकॉज़ कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों के लिए वैलिड है। जो फोर्स है लग रहा है वो दोनों के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और के बारे में हमने पढ़ लिया कि वो मीडियम में डिपेंड करता है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के लायक बन चुके हैं यहाँ पर, तो चालू करते हैं न्यूमेरिकल्स। यस 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 नो बताते हो, कोई डाउट है तो। और समझ आ गया, समझ आ गया, सबको क्लियर है। भाविका तनिषा समझ आ गया, अर्नव तेजस क्लियर है। अब आगे देखो, ये रुकते हैं अभी क्योंकि टॉपिक हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है तुमको, दिख रहा है? यस भाविका क्वेश्चन दिख रहा है, तनिषा क्वेश्चन दिख रहा है। ओके क्वेश्चन करते हैं अब, देखो क्वेश्चन, अ फ्री पिथ बॉल ए, पिथ बॉल क्या होती है, जो मेटल का स्फीयर, पिथ बॉल क्या होती है, जो मेटल का स्फीयर। A free pith ball A of mass 8 grams carries a positive charge of 5 into 10 raised to power minus 8 coulomb. Of 5 into 10 raised to power minus 8 coulomb. What must be the nature and magnitude? What must be the nature and magnitude of charge that should be given to second pith ball B? तो यानी सेकंड पिथ बॉल जो B है उसका नेचर क्या होगा, यानी पॉजिटिव है नेगेटिव, उसका चार्ज की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू निकालनी है। which is fixed at fixed 5 centimeter below the formal pith ball, which is fixed यानी ग्राउंड पे है, 5 centimeter below the former pith ball, so that the upper ball is stationary। यानी क्या हो रहा है, बॉल ए फ्री है, फ्री मतलब ऊपर से बॉल ए मैंने यहाँ पर रख दी, क्या होगा यहाँ मेरा, अगर बॉल ए मैंने हवा में लटका दी क्या होगा, नीचे गिरेगी, सिंपल सी बात है, बिकॉज ऑफ बॉल ए नीचे क्यों गिरेगी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इस बॉडी पे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू mg, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी, इसकी वजह से नीचे गिर रही है। ओके, बी एक और बॉल है जो ग्राउंड पर रखी हुई जिसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है फॉर्मल पिथ बॉल से, और ए पिथ बॉल का चार्ज है पॉजिटिव। तो मुझे ये बताओ कि बी पिथ बॉल का चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, और इसकी वैल्यू क्या होगी चार्ज की, सच दैट जो ए बॉल नीचे गिर रही थी अपने वेट की वजह से वो नीचे ना गिरे। तो तुम एक चीज नोटिस करो, ए पिथ बॉल नीचे गिर रही है अपने वेट की वजह से, तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी बॉडी अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसको रोकने के लिए क्या करूं मैं, तो सोचो, ये बॉडी नीचे गिर रही है, इसको रोकना है, कैसे रोकूं मैं, इमेजिन ग्रेविटेशनल फोर्स हट तो नहीं सकता, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे हटाऊं, स्पेस पे चल रहे थे। बिल्कुल सही आंसर अंकित, अपोजिट कोई फोर्स लगना चाहिए। देखो ये बॉडी नीचे गिर रही है, इसको रोकने के लिए मुझे ऊपर फोर्स लगाना है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो बॉडी नीचे ही नहीं गिरेगी, ये नीचे गिर रही है वेट की वजह से। अच्छा ये देखो पेन नीचे गिरना चाहिए, और पेन पे मैंने एक अपोजिट फोर्स लगा दिया, क्या नीचे गिर रहा है ये पेन। तो यहाँ पर अंकित क्या कह रहा है कि अगर मैं ए पिथ बॉल में एक अपोजिट फोर्स लगा दूं, और वो जो अपोजिट फोर्स है वो अगर वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल आ जाएगा, तो नेट फोर्स ए पे 0 हो गया, यानी ए बॉल नीचे नहीं गिर रही, यही चाहता था मैं। अब ये जो अपोजिट फोर्स लगेगा ये कौन सा फोर्स है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ए बॉल का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो बी का चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर ए पे फोर्स लगे ये वाला किसकी वजह से, पी की वजह से, तो ए बी का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ। मान लेते हैं बी का चार्ज नेगेटिव है, अगर बी का चार्ज नेगेटिव है ए का चार्ज पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा, अट्रैक्ट, पर मैं क्या चाहता हूं ये रिपेल करे, है ना, मैं क्या चाहता हूं ये रिपेल करे। दोबारा सुनो, अगर मैंने मान लिया कि बी का चार्ज नेगेटिव है, ए का चार्ज तो पॉजिटिव मुझे ऑलरेडी गिवन है, अगर बी का चार्ज नेगेटिव है तो ये क्या करेगा बॉडी इसके साथ, अट्रैक्ट, कॉमन सेंस की बात, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो ये तो उल्टा हो गया,
यानी ये जो फोर्स एफ है, ये जो फोर्स एफ है, ये तो नीचे की डायरेक्शन में लग गया, सॉरी, अरे यार छोड़ो, जो फोर्स एफ है तो नीचे की डायरेक्शन में लग गया, तो यानी फिर तो बॉडी नीचे गिर जाएगी, फिर तो वेट को हेल्प कर रही है, पर मैं क्या चाहता हूँ, ये बॉडी नीचे ना गिरे, वो बॉडी ऊपर जाए या रुक जाए, है ना। तो इसमें ऑपोजिट फोर्स तब लगेगा जब बी पे चार्ज क्या होगा, तो तुमने बताया अभी क्या होगा, पॉजिटिव, तभी तो रिपेल करेगा। आई बात समझ, आई बात समझ, यस और नो, कर सकते हैं न्यूमेरिकल कंटिन्यू, क्लियर हो रही है ये चीजें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, आई बात समझ सबको, क्लियर है ये चीज, ठीक है। कौन सा फोर्स है ये, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 क्या है, पहली बॉडी का चार्ज, Q2 क्या दूसरी बॉडी का चार्ज, आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, ओके, ठीक है। तो अब मुझे पता लग गया कि ये वाला फोर्स इक्वल हो जाएगा, तो नेट फोर्स ए पे जीरो होगा, यानी ए बॉडी नीचे नहीं गिर रही, वही मैं चाहता था, सो दैट बॉल अपर बॉल स्टेशनरी, समझ आ गया। अब इस बी का चार्ज पॉजिटिव होगा, ये हमने पहला पार्ट सॉल्व कर दिया कि पोलैरिटी क्या होगी, व्हाट मस्ट बी द नेचर ऑफ चार्ज बी, पॉजिटिव क्यों, अगर नेगेटिव होता तो ये अट्रैक्ट ना हो जाता अन्य, अगर पॉजिटिव है तभी तो ये रिपेल करेगा, और वेट नीचे गिरा रहा है इसको, अल्टीमेटली इसको रोक दिया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब बी चार्ज पॉजिटिव है, यानी नेचर तो हमने निकाल दिया, अब क्या निकालना है, बी चार्ज की वैल्यू, मैग्नीट्यूड। तो अब हम सॉल्व करते हैं कैसे, फोर्स ऑन ए, बताओ ए पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एफ ए बी और एम जी, एफ ए बी माइनस एम जी, और नेट फोर्स कितना है ए पे, जीरो, बिकॉज बॉडी रुकी हुई है, स्टेशनरी है बोला है, तो एफ ए बी इक्वल टू एम जी। ये किसके बीच में फोर्स है, ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये क्या है, ये ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो तुम्हारा करें सॉल्व, के, ठीक है, Q1 यानी ए बॉडी का चार्ज कितना है, गिवन है, Q2 यानी बी बॉडी का चार्ज कितना है, वही तो निकालना है, कुछ तो निकालोगे, सब कुछ गिवन है क्या, तो क्या करोगे क्या, वही तो निकालना है, और डिस्टेंस बिटवीन देम, सेंटीमीटर को करेंगे मीटर में, मास, ये mg किसका फोर्स है, ए का बी का, ए का, ए पे मास कितना है, 8 ग्राम को किसमें कन्वर्ट करेंगे, केजी में, 8/1000, और जी को हम हमेशा की तरह 10 ले लेते हैं, एक गिवन तो, ताकि हमारा आंसर इजी हो जाए, है ना। निकालना क्या है इसमें, Q निकल जाएगा आंसर, ये वहां जाके मल्टीप्लाई, ये वहां जाके डिवाइड, आंसर आ गया। करें एक बार सॉल्व, देखो कैसे, Q इज इक्वल टू, देखो ये वाली वैल्यू वहां जाके मल्टीप्लाई, के डिवाइड और 5 × 10⁻⁸ भी डिवाइड, के डिवाइड, के की वैल्यू क्या थी, और 5 × 10⁻⁸ भी डिवाइड। क्या तुम लोग ये सॉल्व कर सकते हो, या मैं करके दिखाऊं, कर लोगे ये सॉल्व पक्का, श्योरिटी। अगर किसी को इसमें भी कभी कभी दिक्कत आती है, मान लेते हैं कभी कभी तुमको ये सॉल्व करने में भी दिक्कत आती है, तो तुम इसकी सोल्यूशन भी मेरे से करो, मैं रिकमेंड करूंगा कि मैं पूरा A to Z 1 to all पूरा सॉल्व करूं, आंसर हम एंड तक पहुंचे और चेक भी करके आंसर हमारा आ रहा है सही है या नहीं, ताकि तुमको आइडिया मिल जाए कि मैथ्स को सॉल्व कैसे करना है फिजिक्स के अंदर। मेजरली फिजिक्स में दिक्कत बच्चों को तभी आती है उनकी मैथ्स स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स डिमांड करती है अच्छे लेवल की, ठीक है ना। तो अभी तो नहीं कर रहा, अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या तुमको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्या इस चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव है, बिकॉज पॉजिटिव ना होती तो ये अट्रैक्ट कर जाता, पर हमें तो रिपेल चाहिए। अंकित तुमने सही आंसर दिया, वेरी गुड, समझ आ गया। ये सब 1 to 1 बताते जाओ विदाउट इस क्वेश्चन में, क्लियर है, ओजस पक्का क्लियर, यस, भाभी का क्लियर है ये क्वेश्चन, यस, अर्नव क्लियर है, तनिषा क्लियर, तेजस, अंकित क्लियर है, सबको क्लियर, वेरी गुड। तो अब एक और क्वेश्चन करें, क्या तुम लिखना चाहोगे उसके बाद, या फिर मैं पीडीएफ शेयर कर दूं, हालत तो वही होता है ना। वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ, यस यस अंकित, मैं वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि क्लास में हम लिखेंगे, ठीक है, पर ठीक है आज पीडीएफ शेयर कर लो, क्योंकि मेरी पीडीएफ तो बहुत लंबी बनी हुई है, अभी तक मैं आधी से ज़्यादा थोड़ी बहुत कुछ न्यूमेरिकल डाले हैं, तो मुझे लगता है कि हमें 1 या 2 न्यूमेरिकल और करने चाहिए, जैसे तुमको आइडिया मिल जाए कि हमारा टॉपिक चल कैसे रहा है, ठीक है। तो हम 1 या 2 न्यूमेरिकल और करते हैं,
कोई पीडीएफ तुमको मैं शेयर कर दूंगा, सबके नंबर मेरे पास, ठीक है। चलो देखो आगे, एक और न्यूमेरिकल पे आओ। सबको दिख रहा है न्यूमेरिकल? अब मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ यही क्वेश्चन हमारा है नीट 2025 का। तुम चेक करना, ये क्वेश्चन नीट 2025 में आ रखा है 12th क्लास फिजिक्स, चेक करना एक बार। क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं क्योंकि मैं लास्ट टाइम करवाया था, वीडियो में भी है मेरी जो मैंने यूट्यूब में बना रखी है। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम, ये क्वेश्चन तुमको आइडिया मिलेगा। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, मैं तुमको कॉन्सेप्ट पहले बताया था, चलो तुम मुझे अपने बताना कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, ठीक है। टू चार्जेस ए हैविंग चार्ज प्लस क्यू, ये प्लस क्यू होना चाहिए, बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। टू चार्जेस ए हैविंग चार्ज प्लस क्यू, बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू, ए का चार्ज प्लस क्यू, बी का चार्ज प्लस क्यू, आर डिस्टेंस अपार्ट, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस अपार्ट, क्लियर क्लियर। देयर फोर्स ऑफ रिपल्शन, सेम चार्ज होता है रिपल्शन करेगा, सिंपल सी बात। देयर फोर्स ऑफ रिपल्शन इज गिवन बाय एफ, देयर फोर्स ऑफ रिपल्शन इज गिवन बाय एफ। अगर मैं यहां पर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला लगा दूं, क्या फॉर्मूला था बताओ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्या बना, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये एफ की वैल्यू गिवन है हमें, सिंपल सी बात। दो चार्जेस है ए और बी, उसका चार्ज है क्यू, सेम चार्ज बी का भी क्यू, उनका बीच में डिस्टेंस है आर, उसके फोर्स को एफ बोल दिया गया, ये हमें गिवन है, ये स्टेटमेंट अभी तक गिवन है। निकालना क्या है, अ थर्ड स्फीयर अनचार्ज्ड, उसको सी मान लेते हैं, अ थर्ड स्फीयर अनचार्ज्ड, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का मतलब हम कैसे कर रहे हैं चार्जिंग, कंडक्शन, यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन का न्यूमेरिकल आ गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन का न्यूमेरिकल आ गया। अ थर्ड स्फीयर सी अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ए, पहले इसको ए के साथ कॉन्टैक्ट में लेकर आए, लेकर आते हैं, चलो ठीक है। हम इस सी चार्ज को कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं ए के साथ, अभी ए का चार्ज कितना बताओगे मुझे, प्लस क्यू, अभी सी का चार्ज कितना था स्टार्टिंग में, 0, अनचार्ज ना, नेट चार्ज कितना है, जब चार्जिंग बाय कंडक्शन करते हैं तो चार्जेस हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं, पढ़ा था हमने। तो अब ए का चार्ज कितना हो गया बताओ, Q/2, वेरी गुड। सी का चार्ज कितना हो गया, Q/2, वेरी गुड, ठीक है। इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ए एंड देन विद बी, यानी अब हम सी बॉडी को पहले ए के साथ कॉन्टैक्ट में लेकर आए, अब बी के साथ कॉन्टैक्ट में लेकर आ रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट केस फिर सेकंड केस, अब हम इसको बी के साथ कॉन्टैक्ट में लेके आ रहे हैं, अब बी का चार्ज क्या है, Q, और सी का चार्ज क्या डेवलप हो गया, Q/2, नेट चार्ज कितना आया, नेट चार्ज कितना आया, 3Q/2। अब उसके बाद क्या रहा, ए का चार्ज, जो नेट चार्ज है वो हाफ ऑफ दोनों में डिवाइड हो जाएगा, क्या रहा है ए का चार्ज, नेट चार्ज है 3Q/2, तो अब ए का चार्ज क्या रहा और सी का चार्ज क्या रहा, आफ्टर कंडक्शन नेट चार्ज हाफ ऑफ डिवाइड हो जाता है, कैसे करेंगे डिवाइड, यस बताओ जस, यारिका मायरा सोचो, नेट चार्ज 3Q/2 है ना, और नेट चार्ज सेम रहता है, अब जो नेट चार्ज है वो दोनों में हाफ ऑफ डिवाइड हो रहा है, कितना बनेगा यस बताओ अर्नव के तेजस, बिल्कुल सही आंसर 3Q/4, और इसका भी 3Q/4, समझ आया, समझ आया। अब हमारे पास ए का चार्ज कितना बचा है, Q/T, और सॉरी ये तो बी था ना, ये तो बी था, सॉरी, बी का चार्ज कितना बचा है 3Q/4। अब क्वेश्चन पढ़े, दोबारा पढ़ते हैं। टू चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू आर डिस्टेंस अपार्ट, देयर फोर्स ऑफ रिपल्शन इज एफ, ये रहा फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ। A third sphere uncharged is brought in contact with A and then with B, find new force of repulsion between A and B। अब A का चार्ज क्या समय आ रहा, फाइनली Q/2, दिख रहा है ना, पीछे करूं, B का चार्ज क्या फाइनली, तो अब इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोबारा न्यू, ठीक है, करो सॉल्व, देखो A का चार्ज कितना है Q/2, B का चार्ज कितना है 3Q/4, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ बच्चों क्या होता है, K Q1 पहली बॉडी का चार्ज, Q2 दूसरी बॉडी का चार्ज, अपॉन डिस्टेंस सेम है, कितना हो गया, इसमें अगर मैं कुछ कॉमन थोड़ा साइड कर लूं, वेरिएबल साइड करा दूं, Q क्या बन गया, Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, बच क्या रहा है,
के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बच क्या रहा है 3 बाय, ये वैल्यू क्या थी, ये किसकी वैल्यू थी, ओल्ड फोर्स की एफ, तो यानी जो न्यू फोर्स है ए और बी में वो कितना हो गया 3/8 टाइम्स दी ओल्ड फोर्स। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। इसके कुछ ऑप्शंस थे, ये ऑप्शन करेक्ट है। नीट 2025 का क्वेश्चन। क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, यस और नो बताओ।